हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। तो ये पहली घटना घटी थी जैना नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ। ये घटना अलाबामा के जंगलों की है और अब आगे की घटना मैं आपको जैना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जैना है। अलाबामा के उन जंगलों में मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ। वहाँ का एरिया और चप्पा चप्पा मुझको पता है। मेरे साथ मेरा एक कलीग भी रहता था जिसका नाम मैथ्यू था। हम दोनों की पोस्टिंग जंगल के जिस हिस्से में हुई थी हम उसको बहुत अच्छे से जानते थे। एक बार हमें कोई खबर मिली कि जंगल के उस हिस्से में कुछ अपराधी लोग और कुछ ऐसे लोग हैं जो इलीगल कामों का धंधा करते हैं। हम दोनों को उसी चीज़ को पता लगाना था। वैसे हमें नहीं लग रहा था कि वहाँ पर ऐसा कोई है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र रहती थी। उस एरिया के एंट्री और एग्जिट पे हम लोग अक्सर नज़र रखा करते थे। मैथ्यू की नेटवर्किंग वहाँ के लोकल लोगों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो उनसे काफ़ी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा भी लेता था और इस बात का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। इसलिए हमारे एरिया में काफ़ी कम घुसपैठ होती थी। लेकिन फिर भी हमें जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे एरिया में ये सब होने वाला है, हम सतर्क हो गए। हमने सारी चीज़ें तुरंत स्टार्ट कर दी, जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते थे। रात में हमने अपनी पेट्रोलिंग डबल कर दी, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं और मैथ्यू जिस एरिया में थे वहाँ पर रात में हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा शांति थी। वहाँ पर दो बड़े बड़े पेड़ थे जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना छोटा सा एक ट्री हाउस भी सेटअप करके रखा था। वो पेड़ों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और लंबी भी, जिससे हम जंगल के दूर एरिया तक नज़र भी रख सकते थे। मैं वहीं पर ही बैठी हुई थी। मैथ्यू स्नैपिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो अपने स्नाइपर के स्कोप से चारों तरफ देख रहा था। तभी मैथ्यू को दूर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बैग था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एक बैग उसके पीठ पे था जिसको वो लेके जंगल के किसी हिस्से में जा रहा था। उस बैग में काफ़ी ज़्यादा भारी सामान था क्योंकि उस आदमी की पीठ उस बैग के वजन से झुकी हुई थी। बारिश का मौसम था, इसलिए बारिश भी तेज़ हो रही थी और मैं उस आदमी के थोड़े से पास में ही थी। मैथ्यू ने मुझे वॉकी टॉकी पर इंफॉर्मेशन दी और मुझे उस आदमी की लोकेशन के बारे में बताया। मैं तुरंत वहाँ से नीचे उतरी और उसी लोकेशन की तरफ धीमे धीमे कदमों को बढ़ाया। मैं उस आदमी का पीछा कर रही थी। धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन भी मैथ्यू को पहुँचा रही थी। उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ बारिश में सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं बहुत ही धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। हालांकि उसके चलने की रफ्तार मेरी रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि मुझे उसे बिना आवाज़ किए पकड़ना था। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसके पास कौन सा हथियार था या फिर वो किस तरह से मुझ पर हमला कर सकता था। वो कौन था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने मैथ्यू को इन्फॉर्म कर दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके मेरी लोकेशन पर पहुंच जाए, क्योंकि हमें इस आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके लंबे बाल थे, बड़े बड़ी आंखें, बैग भारी और दूसरे हाथ में दूसरा छोटा बैग जिसमें कुछ न कुछ अजीब सामान तो ज़रूर था। मैथ्यू को आने में टाइम लगने वाला था, तब तक वो वहाँ से चला जाता। इसलिए मैंने जल्दबाजी करके उसके ऊपर पिस्तौल तान के उसे रुकने के लिए बोला। वो तुरंत रुक भी गया और पीछे की तरफ देखने लगा। जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत घबरा गई। अजीब सा था वो। उसका चेहरा थोड़ा जला हुआ था, लंबे लंबे बाल थे, घनी दाढ़ी जो कि थोड़ी सी लंबी थी, पुराने कपड़े, बारिश में भीगता हुआ बस चले जा रहा था। जब मैंने उसके पैरों को देखा तो उसके पैरों पे काफ़ी ज़्यादा जख्म थे। वो मेरे कहने पे तुरंत रुक भी गया। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ पर जा रहा है तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने उससे उसके सामान को नीचे पेड़ के पास रखने के लिए बोला और दूर हटने के लिए बोला। उसने अपने पीठ पे रखा वो बड़ा सा बैग एक पेड़ के पास रख दिया और वो बैग भी जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, उन दोनों को उसने वहाँ पर रखा
और पीछे हट गया। मैंने उससे पूछा कि इस बैग में क्या है, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपना सर नीचे करके कोने में खड़ा था, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं। मैंने पहले वो छोटा वाला बैग खोला जो कि उसके हाथ में था। उसे खोला तो उसमें अजीब से सामान थे, जैसे कि एक नुकीला चाकू, हथौड़ा और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, जैसे कि काटने वाली आरी और छोटी छोटी कीलें। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी इन सब चीज़ों का करेगा क्या, कहाँ से लेकर आ रहा था इन्हें। मैंने ये सारी चीज़ें उससे दोबारा पूछी कि तुम ये सब लेके कहाँ से जा रहे हो, क्या तुम कोई कारपेंटर हो? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने उसे धमकाया कि तुम मुंह खोलो, तुम कहाँ से आए हो, लेकिन वो बस शांत चुपचाप खड़ा था। मैं उसे बहुत घूर के देख रही थी। मुझे वो थोड़ा अजीब लग रहा था, पर साथ में ये भी पता चल रहा था कि मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल को दोबारा अपनी जेब में डाल लिया और दोबारा उसकी तलाशी लेने लगी। उसने ढंग से अपनी तलाशी भी करवाई। पूरा भीगा हुआ था वो, उसके शरीर से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैंने दोबारा पूछा कि उस बड़े से बैग में क्या है। उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बस उस बड़े से बैग की तरफ इशारा किया और उसे देखने के लिए बोला। सिर्फ इशारे में उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। मैंने उसे फिर से थोड़ा सा दूर जाने के लिए बोला, ताकि जब मैं बैग को चेक करूं तो वो मुझ पर कहीं हमला ना कर दे। वो मेरे सामने ही जाके खड़ा था। मैं वैसे तो मैथ्यू का वेट कर रही थी और वो लगभग आने ही वाला था, क्योंकि वो मुझसे कुछ ही दूरी पर था। पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उस बड़े से बैग को खोल दिया। जैसे ही मैंने उस बैग को खोला, मैं जोर से चिल्लाई, क्योंकि मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। उस बैग में एक लाश थी। बड़ी बात यह नहीं थी कि उस बैग में एक लाश है। उस बैग में जिसकी लाश थी वो वही आदमी था जो कि मेरे पीछे खड़ा था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो आदमी वहां से गायब हो गया। और ये बहुत ही अजीब सा हादसा मेरे साथ हुआ। मैं उसे चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद वो उसका कोई हमशक्ल भाई हो या फिर कोई और हो, लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके भागने की कोई आवाज़ भी नहीं आई। जहाँ पर मैं थी उस तरफ जंगल ही जंगल थे और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस तरफ से मैथ्यू आ रहा था। वो आदमी जैसे ही गायब हुआ, मैंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल के उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो अंधेरे में कहाँ चला गया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैंने दोबारा उस लाश के चेहरे को और शरीर को देखा। वो हूबहू वही आदमी था। हाथ पैर कटे हुए थे, उसके शरीर में किसी ने कीलें गाड़ रखी थी और वो हथौड़ा और बाकी के सामान जो कि छोटे से बैग में थे, उसमें उसी आदमी का खून लगा हुआ था। मैं ये सब देख के एकदम हैरान हो गई थी। बहुत ही अजीब सा हादसा था। मैथ्यू जैसे ही मेरे पास पहुंचा, उसने मुझसे पूछा कि आखिर यहाँ क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ मैंने उसे सब बताया। मैंने मैथ्यू से बोला कि यहाँ पर वो वही आदमी था जिसकी एक डेड बॉडी है, क्योंकि दूर से उसको भी वो आदमी नहीं दिख रहा था। उसने स्कोप में अंधेरे में ही उसे देखा था। नाइट विजन भी प्रॉपरली उस वक्त बारिश में काम नहीं कर रहा था, तो मैथ्यू भी उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाया। लेकिन उस डेड बॉडी को देखने के बाद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हो गई। जब मैंने मैथ्यू को सारी चीज़ें बताई तो उसने मुझ पर विश्वास भी किया। उसके बाद हम लोग उस आदमी को ढूंढने लगे, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद हमने इसके बारे में बेस पे इन्फॉर्म किया और सारी एक एक चीज़ प्रॉपरली डिटेल में दी। अभी तक हम लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि शायद वो उस आदमी का कोई हमशक्ल हो जिसने उसे मार दिया हो। हालांकि उसकी फ़ोटो लेके हमने आसपास के गांव और कस्बे में भी पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला। उसको कोई भी नहीं जानता था और उसका कोई भी डिटेल हमें नहीं मिला। अभी तक हम यही मान के चल रहे थे कि उसके भाई ने उसे मारा, और यही मान के हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मुझे और मैथ्यू को ही उस इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया था, क्योंकि वो डेड बॉडी हमारे एरिया में मिली थी। लेकिन ताजुब की बात तब हुई जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और जितने भी लोहे की चीज़ें उस छोटे बैग में मिली थी उसको जब चेक किया गया तो उस पर उसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स थे जिसकी डेड बॉडी थी। मतलब उसने खुद को मारा और उसके बाद वो खुद को ही ले जा रहा था। ये गुत्थी और भी उलझती जा रही थी। हमने काफ़ी दिनों तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उस जगह पे गए भी और ढूंढा भी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारा ये इन्वेस्टिगेशन अधूरा ही रह गया। करीबन 6 महीने तक इस फाइल पे काम करने के बाद हमने इसे बंद कर दिया, क्योंकि इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। उसको ढूंढने भी कोई नहीं आया था और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में या आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं थी। किसी की भी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं आई थी। और वो आदमी कहाँ से आया था, वो कौन था, कुछ भी नहीं पता। और ये मिस्टीरियस घटना जो कि मेरे और मैथ्यू के साथ घटी,
इसको हम लोग अक्सर अपने बेस पे बताया करते थे। और जब हमने वो बेस छोड़ा भी, तब भी हम अपने दूसरे बेस पे जाके इसके बारे में बताते थे। दूसरे बेस पे भी मैं और मैथ्यू कुछ सालों तक साथ में ही रहे। उसके बाद हम दोनों की पोस्टिंग अलग अलग हो गई और फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया। और ये घटना जो मेरे और मैथ्यू के साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और मिस्टीरियस भी, जिसका आज तक कोई भी हल नहीं निकला है। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना एरिक नाम के एक रेंजर के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको एरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एरिक है। ये घटना सुनने में जितनी ज़्यादा अजीब है, उतनी ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी। फॉरेस्ट में ऐसी कई अजीब घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हमें कभी कुछ पता भी नहीं चलता है, और कुछ तो एकदम समझ से परे होती हैं। ऐसी एक घटना मेरे सामने भी आई थी। जब मैंने इस घटना को फेस किया था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। हालांकि सब कुछ एकदम नॉर्मल ही रहा था, लेकिन फिर भी सुनने में ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। घटना है 2010 की, जब मैं इन्हीं फॉरेस्ट में एक रेंजर था। वहीं पर ही मेरी पोस्टिंग थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। शाम का वक्त था। तभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक बुजुर्ग आदमी लापता हो गया है। उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। वो अपने परिवार वालों के साथ बस फॉरेस्ट के कुछ मज़े लेने आया था, कैंपिंग करने आया था। उसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच में ही थी और उसे कैंपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा फिट था, इसीलिए वो कैंपिंग पर आया था। हालांकि किसी को भी अपने बुजुर्ग लोगों को कैंपिंग पे या फिर हाइकिंग के लिए नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन वो उन सब चीज़ों के लिए एकदम फिट था, इसलिए वो आया था। उसके परिवार में उसका बेटा, बेटे की पत्नी, वो खुद और एक छोटी सी पोती थी। रात में वो लोग कैंप में ही लेटे हुए थे और अगले दिन उसके दादाजी कैंप में नहीं मिले और गायब हो गए। उन लोगों ने उनसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिले तब उन्होंने आसपास के रेंजर्स को खबर की और वो फिर केस मेरे पास आया। मैं अपनी बैकअप टीम के साथ उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढता रहा। सारे फुटप्रिंट्स मैच भी किए और हर उस जगह पर ढूंढ सकता था जहां पर उसे ढूंढ सकता था, और उस हर जगह पर ढूंढा जहां जहां मैं उसे ढूंढ सकता था। कुछ देर पर जाने के बाद उसके फुटप्रिंट्स एक जगह से गायब हो गए, एक बड़े से पेड़ के पास, जो कि एकदम नॉर्मल सा पेड़ था। वो बुजुर्ग आदमी कहाँ गया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैंने उनके परिवार वालों से उनकी फ़ोटो ले ली थी और उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिले। हमारी टीम दिन रात 1 से 2 हफ्ते तक उन्हें ढूंढती रही, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। ये बहुत ताज्जुब की बात थी। उस एरिया में कोई जानवर भी नहीं था, ना ही कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम उन्हें ढूंढ ना पाए। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और सेफ एरिया था वो। वहाँ से वो बुजुर्ग कहाँ गायब हो गए इसका कुछ भी पता नहीं चला। कैमरे में एक छोटी सी फुटेज वहाँ पर टहलते हुए आई थी, लेकिन कुछ देर बाद वो उस कैमरे के एरिया से दूर भी चले गए थे और फिर उनका कुछ भी पता नहीं चला। हम चाहकर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। और फिर 1 महीना हो गया। हमने उस फाइल को क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढने का थोड़ा सा काम कम कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था और हमारे रिसोर्सेज वैसे भी खर्च हो रहे थे। वो हमें कहीं मिल नहीं रहे थे। तो हम यही अनुमान लगा रहे थे कि शायद अब वो ज़िंदा नहीं बचे हैं, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होते तो हमें ज़रूर मिल जाते, और बुजुर्ग आदमी का कोई करेगा भी क्या। तो हम लोग उनके परिवार वालों से यही सब बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हम नॉर्मल हो गए और अपना काम करने लगे, क्योंकि उनको कई बार ढूंढा गया। बीच बीच में मैं कभी कभी खुद ब खुद पेट्रोलिंग पे चला जाया करता था ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूं, लेकिन नतीजा वही निकला, मुझे वो कहीं भी नहीं मिले। ऐसे ही एक बार मेरी शिफ्ट की टाइमिंग चेंज हुई। उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी मैं पेट्रोलिंग पर निकला, पर मैं उस अनुमान से नहीं गया था कि मैं उन्हें ढूंढूंगा। मैं बस अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग ही कर रहा था, अकेले था। तभी मुझे अंधेरे में एक बुजुर्ग आदमी जाता हुआ दिखा। वो बस रोड पे चलता चला जा रहा था, अंधेरे जंगल की तरफ। मैं तुरंत उसकी तरफ गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और चुपचाप बस वहीं चलता चला जा रहा था। मुझे लगा कि शायद ये वही बुजुर्ग है जिसको हम लोग 1 से 1.5 महीने पहले से ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा था कि ये वो नहीं है। पता नहीं क्यों मैं भागते हुए उसके पास गया और उसके कंधे को टच किया। वो तुरंत रुक के पीछे घूमा
वो वही बुजुर्ग था जो कि गायब हो चुका था। हैरान था, मुझे देख के जैसे वो तुरंत होश में आ गया हो। मैंने उससे पूछा कि आप इतने महीनों से कहाँ पर थे। उसने कहा, इतने महीने मैं भी कुछ देर पहले अपने टेंट में था अपने बच्चों के साथ, और फिर मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर उन्होंने टेंट लगाया था, जहाँ से वो बुजुर्ग आदमी गायब हुआ था। वो जगह वहाँ से महज आधे किलोमीटर दूर ही थी। मैं वहीं पर ही था। मैंने उसे बताया कि आपको गायब हुए करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आप कहाँ पर थे। आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे। हमने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन आप नहीं मिले। मैं उसे ये बात बता रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके हिसाब से वो अभी कुछ देर पहले ही अपने टेंट से निकला था और उसने कहा कि वो बस टॉयलेट करने गया था और उसके बाद वो इतनी दूर यहाँ पर कैसे पहुंचा उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। उसके हाथ पैरों में जख्म थे, कपड़े गंदे हो चुके थे। वो कहाँ पर था किसी को कुछ भी नहीं मालूम, यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर था। जब वो होश में आया, यानी कि जब मैंने उसे छुआ, उसके बाद उसको अपने पैरों पे जख्मों का एहसास होने लगा। उसके कपड़े बुरी तरह फट चुके थे और गंदे भी हो गए थे। हाथ पैर तुरंत कांपने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। मैं उसे उठा के किसी तरह हॉस्पिटल लेकर गया और उसके घर वालों को खबर दी कि वो मिल गया है। जब वो अपने घर वालों के पास पहुंचा तो उसके घर वालों ने उससे पूछा भी कि वो कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं याद था। उसने कहा कि वो बस कुछ ही देर के लिए वहां से हिला था और फिर उसके बाद दूसरी जो उसको चीज़ समझ में आई वो मैं उसके सामने था और उसके हाथ पैर पे जख्म थे। 1 महीने तक वो कहाँ था, कहाँ पे क्या खा रहा था, कहाँ रह रहा था, किसी को कुछ भी नहीं पता और ना ही उसको। उसका इलाज भी हुआ, मानसिक तौर से वो बीमार भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। और उसके साथ ये घटना कैसे घटी, इसके पीछे का क्या राज है, ये हम लोग को कभी भी पता नहीं चला। और वो बुजुर्ग आखिरी दम तक यही सोचता रहा कि आखिर वो 1 महीने तक था कहाँ। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ तो नहीं घटी थी। ये घटना घटी थी एक पुलिस ऑफिसर के साथ, जो एक चोर का पीछा करते हुए एक फॉरेस्ट के अंदर घुस गया था और वहां पर उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। उस पुलिस वाले का नाम रॉबिन था और अब आगे की घटना मैं आपको रॉबिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रॉबिन है। घटना 2003 की है। कनाडा में मैं एक चोर का पीछा कर रहा था। दरअसल उसने एक औरत का बैग चुराया था और वो भागता ही जा रहा था। मैं अपनी बाइक पर उसका पीछा कर रहा था। भागते हुए उस सिटी के थोड़ा आउटर में चला गया जहां पर बड़े बड़े जंगल थे। वो भी अपनी बाइक पे ही था, लेकिन शायद उसकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो अपनी बाइक वहीं पर छोड़ के जंगल के अंदर उस बैग को लेकर भागते हुए चला गया। मैंने भी अपनी बाइक वहीं खड़ी की, टॉर्च और पिस्टल लेके उसका पीछा किया और पूरे रास्ते चिल्लाते हुए उसे वार्निंग दे रहा था कि वो रुक जाए, वरना मैं उसे शूट कर दूंगा। लेकिन रात में निशाना लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, वरना पहले मैं उसे इलेक्ट्रिक गन से शॉक दे के बेहोश कर देता। लेकिन उस समय उसकी और मेरी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो इलेक्ट्रिक गन इतना दूर तक काम भी ना करती। मैं उसे भागते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं रुका और जंगल के अंदर चला गया। मैं भी फिर जंगल के अंदर भागते हुए पहुंचा। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, मुझे वो दिखाई भी दे रहा था। जिस हिस्से में वो जा रहा था मैं उसे देख भी सकता था और मैंने अपनी टॉर्च उसी की तरफ कर रखी थी। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था और भागता हुआ भी जा रहा था। उसकी चिल्लाने की मुझे साफ साफ आवाज़ आ रही थी। वो मुझे कह रहा था कि अब वो ये चीज़ दोबारा नहीं करेगा, मैं उसे छोड़ दूँ। लेकिन मैं उसे लगातार सरेंडर करने के लिए बोल रहा था। उसने मुझ पर किसी तरीके का कोई हमला तक नहीं किया, वो बस मुझसे बच के भाग रहा था। उसकी उम्र महज 20 से 21 साल की ही थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। फिर एक जगह जाके वो छुप गया। वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा था और मैंने उसे छुपते हुए देख लिया था। लेकिन मैं भी छुप गया ताकि उसे ये ना पता चले कि मैं उसे देख चुका हूँ। मैं चुपचाप पीछे से जाके उसे पकड़ने वाला था। फिर मैं दूसरी तरफ से घूमते हुए गया। मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं पे मेरे साथ वो घटना घटी। मुझे बस उसे देखे हुए मुश्किल से 30 सेकंड ही हुए थे। मैंने अपनी आंखें उसकी तरफ से बस 30 सेकंड के लिए ही हटाई थी और दोबारा जब मैंने उसे देखा तो वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। लेकिन इस बार वो बहुत अजीब तरीके से बैठा था, जैसे कि कोई जानवर बैठता हो। एकदम अजीब सी हरकतें कर रहा था, जमीन में खोद रहा था और खोद के उसी सामान को, वो जो बैग उसके हाथ में था, उसे वो उसी जमीन में गाड़ रहा था। मैंने जब उसे ये देखा तो मैंने तुरंत उसकी तरफ बंदूक तान दी और इस वक्त मैं उसके पास था।
उसने मुझे इग्नोर किया। मैंने उससे दोबारा बोला कि जहाँ पर हो वहीं पर खड़े हो जाओ, हाथों को ऊपर कर लो जहाँ पर मैं उन्हें देख सकूं, और उसके बाद सामान नीचे रखो और सरेंडर कर दो। लेकिन उसने फिर मेरी बात भी नहीं मानी। वो बस ज़मीन को खोदने में ही लगा हुआ था। मैंने एक दो बार उसे और वार्निंग दी लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसकी तरफ दोबारा तान के उसको चला दिया। वो गन उसको लगी भी और इलेक्ट्रिक करंट उसकी बॉडी में फ्लो भी हुआ, लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। वो दोबारा मेरी तरफ घूर के देखने लगा और जब मैंने उसे देखा तो वो पूरी तरीके से बदल चुका था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थीं, मुंह में दांत जो थे वो नुकीले हो गए थे और अजीब सा हो गया था। वो चेहरा फूल चुका था और ये पूरा बदलाव बस कुछ ही देर में उसके अंदर आ गया था। अचानक से क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने मेरे ऊपर हमला किया और फिर मैंने पिस्तौल निकाल के उसकी तरफ फायर कर दिया। एक गोली उसको नहीं लगी और दूसरी उसके पैर में लगी। गोली लगने के बाद वो जंगल के अंदर भागता हुआ चला गया और उसने वो बैग वहीं पर ही छोड़ दिया जो उसने उस औरत से चुराया था। और उसकी वो भागने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज थी। जैसे लग रहा था कि कुछ ही पल में वो इंसान से एक भयानक जानवर बन गया हो। वो नुकीले दांत और वो आंखें, मुझे उसे देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और मैं डर भी गया था। मैं तुरंत उस सामान को लेकर जंगल से बाहर आया। बैकअप टीम को भी बुला लिया था। बैकअप टीम कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गई थी। तब तक मैं जंगल के बाहर अपनी बाइक के पास ही खड़ा था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद हम बैकअप टीम के साथ उस जंगल के अंदर गए। उसे ढूंढा भी, लेकिन वो चोर कहीं भी नहीं मिला। काफ़ी दिनों तक उसे ढूंढते रहे हम लोग। जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ बताया, पूरी रिपोर्ट दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास कर रहे थे और कुछ लोग नहीं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब वो हमें नहीं मिला तो उसको ढूंढना हम लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अंधेरे में उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और करीबन एक हफ्ते बाद उसकी लाश हमको उसी जंगल के रोड के साइड में पड़ी मिली, बहुत ही बुरी हालत में। उसके शरीर को किसी ने बुरी तरीके से फाड़ दिया था, जैसे किसी जानवर ने उसे मारा हो। पूरे शरीर पे नाखून से नोचे हुए निशान और शरीर का आधे से ज़्यादा खून तो सूख ही चुका था। उसकी बॉडी का ढंग से पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता था, इतनी बुरी कंडीशन थी। हमने किसी तरह एम्बुलेंस बुला के उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेजा और उसके बाद वो केस मेरे अंडर नहीं आया, क्योंकि वो जानवरों के हमले में चला गया था और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस था। बहुत ही अजीब सी घटना थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उस रिपोर्ट पे मेंशन भी किया। उसके बाद उस केस का क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन यह हादसा मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।